नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज हम साहित्य चर्चा के अंतर्गत एक पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। और मित्रों, ये एक दिनों एक नई पुस्तक आई है। पुस्तक अंग्रेज़ी में है, लेकिन उसका संदर्भ जो है कुल मिलाकर हमारे भारतीय साहित्य और भारतीय मनीषा और चिंतन से जुड़ा हुआ है। पुस्तक का नाम है मित्रों फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ लॉस्ट हिस्ट्री। अब ये पुस्तक क्या बयान करती है, वो मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी आपस में बांट लेते हैं। मित्रों, मैं मोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि हमने आज तक अंग्रेज़ों को कोसा ही कोसा है कि उन्होंने हमारे देश का आर्थिक शोषण जितना किया उतना किसी भी अन्य आक्रांता ने नहीं किया। अगर मुग़लों ने किया या बाहर से कुछ और लोग आए उन्होंने किया, तो हमने उनको इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया, बात ख़त्म हो गई। और बहुत सारी चीज़ें मुग़लों की जो हैं वो हमारे देश में अभी विद्यमान हैं। उन्होंने जो निर्माण कार्य किए वो भी विद्यमान हैं, और इतिहास पूरा तरतीब से उनके बारे में बयान करता है। कुछ एक बातें हैं ऐसी जो हम भूल जाते हैं जब हम अंग्रेज़ों को कोसते हैं कि उन्होंने हमारे देश का आर्थिक शोषण किया, और जो सोने की चिड़िया था उसको बिल्कुल एक दाने दाने को तरसती हुई चिड़िया बनाकर उन्होंने छोड़ दिया, और मुक्त आकाश में विचरण भी नहीं करने दिया। और उसको पंख जो हैं वो एक पंख काट लिया गया। बाद में वो ठीक है कि पंख फिर से उड़ाए, पंख उगाए फिर से, और उसके बाद चिड़िया अब भी चहचहा रही है हमारे देश की। और हम उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर चलने के बाद हम अपनी पुरानी खोई हुई गरिमा को पा सकें। लेकिन अंग्रेज़ों को इतना कोसने के साथ साथ मित्रों कुछ एक पहलू ऐसे भी हैं जिनका हमें एहतराम या सम्मान करना ही चाहिए। उन कुछ एक पहलुओं का ज़िक्र इस पुस्तक में है, और इस पुस्तक के लेखक द्वय हैं रूपा और गौतम गुप्ता। और इन्होंने भारतीय सभ्यता के कुछ अजाने पहलुओं के बारे में कुछ अंग्रेज़ विद्वानों की विशिष्ट देन का जिक्र किया है। आज थोड़ा सा उस बारे में बातचीत कर लेते हैं। मित्रों, उसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है, लेकिन ये पुस्तक पढ़ने के बाद जो कुछ एक नए बिंदु स्पष्ट होते हैं वो ये भी हैं कि हमने अपनी उपलब्धियों को, अपने उस स्वर्णिम युग को हमने विश्व में प्रसारित नहीं किया। हमने इस बात का प्रयास नहीं किया कि संस्कृत के बारे में जो जो अवधारणाएं आज ये लोग दे रहे हैं वो अवधारणाएं हम भी विश्व भर में दे पाते। लेकिन इस दिशा में हम लोग थोड़े संकुचित बने रहे। और वैसे भी हमने संस्कृत की जो गरिमा थी मित्रों, उसको तो हमने ये देव भाषा कह के हमारे अपने ही भारतीयों के एक वर्ग के लिए उसका प्रयोग भी, उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। कालांतर में एक समय वो भी आया, लेकिन अब बदल चुका है समय। और मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि जिन्होंने विशेष रूप से इस पुस्तक के माध्यम से जो मुझे सूचनाएं मिली हैं वो आपस में हम बांट लेते हैं कि विशेष रूप से कुछ ऐसे विद्वान भी, अंग्रेज़ विद्वान भी आए जिन्होंने हमारे ही इतिहास, हमारी ही जो ग्लोरी है, जो लॉस्ट ग्लोरी है, जो गुमशुदा, जो हमारी एक प्रकार से स्वर्णिम पन्ने थे, उनको विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इसे आप रीडिस्कवरी भी कह सकते हैं। डिस्कवरी तो ऑलरेडी है, लेकिन इसको रीडिस्कवर करने में उन लोगों का योगदान रहा है। और इसमें सबसे पहला जो नाम है मित्रों, एक विलियम जोन्स नाम के व्यक्ति का नाम है। विलियम जोन्स की जो देन है उस पर जब चर्चा करेंगे तो लगेगा कि ये तो बहुत ही अनूठे काम इन लोगों ने किए। ये विलियम जोन्स मित्रों 1783 ईस्वी में तत्कालीन जो भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज के रूप में भारत आए थे। और मूल रूप से न्यायपालिका के आदमी थे, लेकिन उसने संस्कृत की व्याकरण और संस्कृत साहित्य में जितना चरम को छुआ गया था, हमारे संस्कृत के साहित्यकारों ने जिस चरम को छुआ था, उस चरम को विलियम जोन्स ने पूरे विश्व में फैलाया और पूरे विश्व को बताया कि हम दुनिया भर के लोगों, यूरोप के लोगों विशेष रूप से, और पश्चिमी देश जो हैं जो रूबरू नहीं हो पाए थे,
उनके विद्वानों को भी ये बात स्पष्ट की। उनकी एक घोषणा है जिसका मैं ज़िक्र करूंगा विशेष रूप से अपनी कृतियों में और अपने वक्तव्य में। उस शख्स ने एक घोषणा की थी कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व अनुभव हो रहा है कि संस्कृत ग्रीक से भी ज़्यादा संपन्न भाषा है और इसका शाब्दिक ढांचा भी लैटिन से कहीं ज़्यादा बेहतर और परिपक्व है, और इसकी क्रियाएं, इसका व्याकरण अन्य अनेक भाषाओं, अनेक प्राचीन भाषाओं से भी कहीं आगे है। अब ये जो शब्द है ये विलियम जोन्स ने कहे, और उसने जो भी बात कही वो अपने शोध के आधार पर और तर्क देते हुए कही। ये नहीं कि उसने सिर्फ हम भारतीयों को एक प्रसन्न करने के लिए या एक भारतीयों के बीच में अपना सम्मान बनाने के लिए उसने ये बात कही। उसने जो भी बात कही उसके पीछे तर्क हैं, शोध के हवाले हैं, बाकायदा उसने उल्लेख किया है हर चीज़ का। और इसी जोन्स ने मित्रों 1784 में, 83 में ये आया, और 84 में इसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कलकत्ता में। और उसका जो उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी का, वो भी उसका ये कहना था कि अब ये बात स्वीकार कर ली जानी चाहिए। ये वो विलियम जोन्स कह रहा है कि अब ये बात स्वीकार कर ली जानी चाहिए कि मानव का इतिहास या मानवता का इतिहास, यदि उसे हमने अध्ययन करना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो पूर्व की संस्कृति का ही अध्ययन करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। और इस दिशा में वो विशेष रूप से संस्कृत का उल्लेख करता है। और मित्रों, इसी श्रृंखला में अन्य कुछ विद्वान भी आए जिन्होंने कुछ ऐसा हमें दिया है कि अंग्रेज़ों के कुछ पाप धुल जाते हैं। मैं ये भी कहने को तैयार हूँ। उसमें इन लोगों में, अन्य विद्वानों में नाथानील ब्रासी है। उसने ट्रांसलेशन किया उपनिषदों का, और विश्व के सामने उपनिषदों की जो वस्तु स्थिति थी वो बहुत पुरानी वक्त में उसने रखी, प्रस्तुत की और रूबरू कराया दुनिया भर को कि देखो ये भी कृतियाँ होती हैं, और ये कृतियाँ सदियों पहले रची गई थी। और इसी संदर्भ में मित्रों मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, इसमें कुल मिलाकर इस पुस्तक में 15 एसेज हैं, 15 प्रस्ताव हैं, 15 लोगों का उल्लेख है। मैं सबका तो उल्लेख करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन विशेष रूप से सर चार्ल्स विल्किंस, इसका उल्लेख ज़रूर करना पड़ेगा। और सर जे.एस. मार्शल, इस व्यक्ति ने भी अनूठा काम किया, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे साहित्य को दुनिया भर के सामने परोसने का और प्रस्तुत करने का काम इसने किया। और सबसे ज़्यादा जो अनूठा काम किया वो भाषाविद ग्रियर्सन ने जो काम किया मित्रों, आज भी वो विश्व के भाषाविद मानते हैं कि किसी भी विदेशी भाषा, क्योंकि ग्रियर्सन के लिए हमारी भाषा विदेशी थी, किसी भी विदेशी भाषा को जिस पुख्ता ढंग से, जिस परिपक्व ढंग से और जिस अच्छे रूप में ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया, भाषा का विकास उससे ज़्यादा, उससे उसको तीव्रता मिली हमारी भाषा के विकास को। और इसी संदर्भ में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बड़ी देन दी है। उसने जो हमारा ही इतिहास है, जो हमारी ही संस्कृति है, उसको बिल्कुल अनूठे रूप में प्रस्तुत किया। और उसके बाद कई बुद्धिस्ट स्कॉलर भी आए, हेनरी थॉमस का जिक्र भी है। तो ये सारे के सारे जो विद्वान जिन्होंने इतना कुछ दिया, मैं समझता हूँ कि हमें उनका उल्लेख करना चाहिए। और मित्रों, यद्यपि अंग्रेज़ तो नहीं थे, वो जर्मन था, मैक्स मूलर, लेकिन उसकी देन भी अद्भुत है। और कई विद्वान ऐसे भी आए कि जिनके माध्यम से हमने अपनी भाषा को, अपनी अपनी भाषा के जो ऊंचे तत्व हैं, उच्च तत्वों को पहचाना। हमें हमारे से ही मिलाने का जो श्रेय जाता है, उनमें ये जो नाम तो हैं ही, उसमें मैक्स मूलर का नाम भी मैंने लिया है। और विशेष रूप से एक व्यक्ति का नाम अगर नहीं लूँगा तो ये एक ऋण वाली बात हो जाएगी, कर्ज वाली बात हो जाएगी कि हम लोग तो एक प्रकार से ये समझा जाएगा कि हम लोग कृतघ्न हैं जब उसका उल्लेख ही नहीं करते। तो वो फादर कामिल बुल्के। और आज भी मित्रों ये बात गर्व से कही जा सकती है कि हमारे देश में यदि आज भी किसी शब्दकोश को ज़्यादा उससे राय ली जाती है, उसका प्रयोग होता है, तो वो फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी है।
और इसी प्रकार से राम साहित्य के बारे में भी जो पूरी परंपराओं को सुनियोजित ढंग से श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का काम भी इन लोगों ने किया। और मित्रों, ऐसे लोगों का अगर हम थोड़ा सा ना मानेंगे, एहसान या उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन भी नहीं करेंगे, तो ये एक हमारे लिए एक स्थिति जो है वो विकट स्थिति होगी कि इसका मतलब यह है कि हम लोग अच्छे काम की प्रशंसा करना या उसको भी हम स्वीकार करना जो है उससे गुरेज करते हैं या परहेज़ करते हैं। इन लोगों ने ये सिद्ध किया कि कोई भी विश्व का कोई भी साहित्य और विश्व की कोई भी भाषा वो बहता नीर होती है। और बहता नीर हमने एक उक्ति के रूप में तो उसका प्रयोग किया, लेकिन एक भाषा के सौंदर्य बोध की दृष्टि से हमने प्रयोग नहीं किया। तो इन सबको नमन, और इसी के साथ मेरा आग्रह भी कि अगर मौका मिले तो वो पुस्तक भी पढ़ डालिएगा। ये देखना आपका काम है। पुस्तक का नाम मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ लॉस्ट ग्लोरी। और इसके लेखक हैं रूपा और गौतम गुप्ता। धन्यवाद।